नमस्कार साथियों साथियों स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग आज फिर से चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर की। फिर से का मतलब हमने लेक्चर 15 के अंदर भी जम्मू कश्मीर को स्टडी किया था। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग 1932 से कहानी शुरू की थी हमने। 1932 से लेकर हम लोगों ने 2026 तक की पूरी कहानी डिस्कस की थी। और मैंने आपको ये कहा था कि जो ये वाला वीडियो है, अभी जो वीडियो हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, इस वीडियो को देखने से पहले, ये जो वीडियो बुक के ऊपर आधारित है, इसे देखने से पहले वीडियो नंबर 15, लेक्चर नंबर 15 आप लोग पूरा देख देख लीजिएगा। तो आई होप कि आपने वो वाला वीडियो पूरा देख लिया होगा और जम्मू कश्मीर की पूरी कहानी आपने ओवरव्यू ले लिया होगा। अब हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर उसी कहानी को रिपीट करेंगे, लेकिन ये बुक के हिसाब से होगा। बुक में जो पॉइंट्स दे रखे हैं, हमारा फोकस उन्हीं पॉइंट्स पर रहेगा। तो आइए हम लोग अपना जो लेक्चर है, अपना वीडियो है, हम लोग शुरू करते हैं सीयूईटी 12th के हिसाब से। जम्मू कश्मीर की आखिर क्या कहानी है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ये बात कही थी कि हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि हमारी बुक के अंदर रीजनल एस्पिरेशंस नाम का चैप्टर है और उसमें जम्मू कश्मीर के बारे में लिखा हुआ है। अगर आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि हमारी ज्यादातर प्रॉब्लम्स का जो रीजन है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की कारस्तानियां हैं। हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने लोगों की एस्पिरेशंस को ठीक तरीके से नहीं समझा। लोग अलग नहीं होना चाहते थे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को बार बार ये लगा कि अगर हमने इनको फुल डेमोक्रेसी दी तो ये अलग हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो एक समस्या बनी रही। इस पर्टिकुलर वीडियो में इस फोटो के अंदर, ये फोटो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस की थी, आप देख सकते हैं 28 अक्टूबर की ये फोटो है, 28 अक्टूबर की फोटो है। और नेहरू जी यहाँ बैठे हुए हैं, शेख अब्दुल्ला यहाँ बैठे हुए हैं। और ये वो टाइम है जब इंडियन आर्मी ने इंटरफेयर किया था और कबालियों को खदेड़ना शुरू कर दिया था। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भारत और जम्मू कश्मीर के बीच में साइन कर दिया गया था और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन चुका था। ये उससे 2 दिन बाद की, 1 दिन बाद की फोटो है। ये है शेख अब्दुल्ला। हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो के अंदर कि हमारी इस पर्टिकुलर कहानी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले जो हैं वो शेख अब्दुल्ला हैं। ये एक ऐसे इंसान है कि काफी कुछ इनके ऊपर डिपेंड करता था। बहुत क्लेवर थे, बहुत समझदार थे और अपने लिए इन्होंने कुछ ना कुछ सोच रखा था। हालांकि इनको अपनी सारी चीजें नहीं मिली, लेकिन इनकी वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा जम्मू कश्मीर पर, जिस वजह से जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। तो ये 1905 से लेकर 1982 तक रहे, जम्मू कश्मीर के बाशिंदे थे और ऑटोनॉमी और सेकुलरिज्म को डिमांड करते थे। इनकी सोच में ये दो चीजें प्रमुख रूप से नजर आती हैं, ऑटोनॉमी और सेकुलरिज्म। आज भी कहीं ना कहीं ऑटोनॉमी के पीछे जो है एक स्ट्रगल चलती है कश्मीर के अंदर। और इन्होंने प्रिंसली रूल के खिलाफ भी एक पॉपुलर स्ट्रगल किया था। आपको याद है हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, क्विट कश्मीर मूवमेंट इन्होंने लॉन्च किया था 1946 में, जिस वजह से महाराजा हरी सिंह ने इनको जेल में डाल दिया था। अपोज्ड पाकिस्तान ड्यू टू इट्स नॉन सेकुलर कैरेक्टर, इन्होंने पाकिस्तान को इसलिए अपोज करा क्योंकि पाकिस्तान एक कम्युनल कंट्री था, इस्लामिक नेशन था। ये लीडर ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस थे, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जम्मू कश्मीर के। जैसे ही जम्मू कश्मीर जो है भारत का विलय होता है, जम्मू कश्मीर का विलय भारत में जैसे ही होता है, तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पहले प्रधानमंत्री थे शेख अब्दुल्ला। 1947 में इन्हें बनाया गया था। कुछ साल तक ये जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री रहे। फिर हमने पढ़ा कि 1953 के अंदर नेहरू जी के साथ इनके डिफरेंसेस हो जाते हैं, जिस वजह से नेहरू जी इनको जेल में डाल देते हैं। 1953 से लेकर 1964 तक ये जेल में रहते हैं और फिर 1965 से लेकर 1968 तक भी जेल में रहते हैं। और जेल से निकलने के बाद ये फिर से चीफ मिनिस्टर बनते हैं और 1982 के अंदर इनकी डेथ हो जाती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन करते हैं ये इंदिरा गांधी के साथ, जिसके अंदर ये हमेशा हमेशा के लिए इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जम्मू कश्मीर अब भारत का हमेशा अंग रहेगा और कभी भी ये इससे पलट नहीं पाएंगे।
और यहाँ पर भी एक फोटो है 10 अगस्त 1953 की, जिसमें लिखा हुआ है शेख अब्दुल्ला अरेस्टेड, यानी कि नेहरू ने उन्हें अरेस्ट करवा लिया। बहुत सारी और चीजें भी इसके अंदर लिखी हुई हैं। पुलिस ओपन फायर ऑन वायलेंट डेमोन्स्ट्रेटर्स, पुलिस ओपन फायर ऑन डेमोन्स्ट्रेटर्स, बख्शी गुलाम मोहम्मद स्worn in as प्राइम मिनिस्टर, बख्शी गुलाम मोहम्मद, या कई लोग शॉर्ट में कहते हैं गुलाम मोहम्मद की सरकार। तो गुलाम मोहम्मद की जो सरकार थी वो कांग्रेस के द्वारा बनाई गई थी, वो कांग्रेस के साथ बनाई गई थी। एनसी का वो फैक्शन जो शेख अब्दुल्ला के साथ नहीं था, उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर ये सरकार बनाई थी 1953 के अंदर। ये मैप है, ये वाला पर्टिकुलर मैप आप रिकॉग्नाइज करेंगे कि आपकी बुक में है। ये जम्मू कश्मीर है और ये लद्दाख है, पूरा का पूरा रीजन। लेकिन एक्चुअली के अंदर अगर हम कंट्रोल वाइज देखें तो ये मैप कुछ इस तरीके का आपको नजर आएगा। ये जो पूरा इलाका है, ये वाला, ये पूरा का पूरा इलाका पाकिस्तान के पास है, जिसको हम लोग POK या POJK बुलाते हैं, यानी पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के भी दो हिस्से हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर। नाम का ही आजाद है, पाकिस्तान ने इसको कंट्रोल कर रखा है। यहाँ पर इनकी राजधानी है, जिसको हम लोग कहते हैं मुजफ्फराबाद, जहाँ पर कहा जाता है बहुत सारे टेररिस्ट कैंप्स यहाँ से ऑपरेट होते हैं। तो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर, जो अभी के जम्मू कश्मीर की हम लोग बात कर रहे हैं, वो ये वाला हिस्सा है। इसको भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ऊपर वाला हिस्सा कश्मीर है और नीचे वाला हिस्सा जम्मू है। जम्मू जो है वो हिंदू डोमिनेटेड ज्यादा है, और कश्मीर जो है वो मुस्लिम डोमिनेटेड ज्यादा है। और लद्दाख का जो रीजन भारत के अंदर पड़ता है, ये बुद्ध कम्युनिटी को ज्यादा बिलोंग करता है, बुद्धिस्ट लोग इसमें ज्यादा है। इस वाले रीजन को अगर आप देखेंगे तो ये वाला हिस्सा जो है 1963 के अंदर पाक ने चाइना को गिफ्ट कर दिया था, जिसका नाम है शग्सगाम वैली। इसका नाम क्या है? शग्सगाम वैली। यहाँ पर एक और हिस्सा आपको नजर आ रहा होगा, ये है सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। तो ये जो कलर आपको नजर आ रहा है, सियाचिन ग्लेशियर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये भारत के साथ है। और 1962 के अंदर चाइना ने लद्दाख के इस वाले हिस्से पर हमेशा के लिए कब्जा किया। हमेशा के लिए मतलब अब तक जब ये वीडियो बन रहा है, ये चाइना के कंट्रोल के अंदर है। हालांकि हम इस कंट्रोल को इलीगल ऑक्यूपेशन मानते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि कभी ऐसा होगा कि हम लोग चाइना से अपना ये वाला रीजन वापस हासिल कर पाएंगे। तो ये आज का करंट मैप है। लेकिन हम लोग पॉलिटिकली, हमारी गवर्नमेंट के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से हमारा मैप ये है। तो आप कहेंगे कि ऐसा क्यों है, जब ओरिजिनल ग्राउंड लेवल पर ये है तो ऐसा मैप हमारी गवर्नमेंट हमें क्यों दिखाती है? इसलिए दिखाती है कि अगर कोई आपसे पूछे कि आपके पास प्लॉट कितने हैं, तो आप उसे वो प्लॉट भी जरूर बताएंगे जो कब्जा किसी और ने कर रखा है लेकिन है आपका। ये पूरी की पूरी कहानी है, पूरा का पूरा मैप है। आइए अब हम बुक के हिसाब से चलना शुरू करते हैं कि हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर की आखिर क्या कहानी रही है। जम्मू कश्मीर की कहानी है लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 का क्या मतलब है? 1950 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लागू होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लागू होता है, और उसके अंदर आर्टिकल 370 इंक्लूड किया जाता है, जिसके तहत स्पेशल स्टेटस दिया जाता है, स्पेशल स्टेटस दिया जाता है जम्मू कश्मीर को। यानी जम्मू कश्मीर अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन रख सकता है, और अपने बहुत सारे प्रोविजंस जो हैं उनको मार्क कर सकता है। लैंड के बारे में अपने रूल्स बना सकता है, सिटीजनशिप के बारे में अपने रूल्स बना सकता है। और आर्टिकल 370 ये भी कहता है कि जम्मू कश्मीर के ऊपर भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, वो पूरे तरीके से एप्लीकेबल नहीं होगा। और इस धारा 370 के ही चलते जम्मू कश्मीर असल में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, असल में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, जिसे 1957 में
लागू किया जाता है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन 1957 में जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाती है, इस कॉन्स्टिट्यूशन का रिमूवल, खात्मा जो है वो 2019 में 5 अगस्त को जब धारा 370 हट जाती है, तो ऑटोमेटिकली ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये भी हट जाता है। और जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग था तो पहले ही, लेकिन जम्मू कश्मीर पे भारत के पार्लियामेंट, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं वो भी एप्लीकेबल हो जाते हैं, जो धारा 370 में जिनको छूट मिली हुई थी कि ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 370, वायलेंस का बहुत बड़ा योगदान है हमारे जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में। आपने देखा होगा, हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग 1953 से ही रिगिंग ऑफ इलेक्शंस शुरू हो जाती है। रिगिंग यानी डेमोक्रेसी की हत्या शुरू हो जाती है जम्मू कश्मीर के अंदर। पहले नेहरू हत्या करते हैं, फिर इंदिरा हत्या करती है, और फिर हद तब हो जाती है जब राजीव गांधी भी उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं। और तब हमें दौर नजर आता है 19 1984 से लेकर 1996 का दौर। ये जो दौर था ये कश्मीर में वॉयलेंस का दौर था। इसके बाद भी हमारे को 2008, 2010, 2016 के अंदर वॉयलेंस देखने को मिलता है। लेकिन जो एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, मिलिटेंसी, ये सब चीजें हमारे को नजर आती हैं। या इफ बैलेट्स डोंट वर्क बुलेट्स विल, पिक अप द गन एंड दिल्ली विल लिसन, ये वाले जो नारे हम लोगों को सुनाई देते हैं, वो कब की बात है? वो है इस दौरान की 1984 टू 1996। ये वो दौर था जब जल रहे थे दो राज्य भारत में। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और पंजाब। पंजाब की कहानी हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इस चीज का भरपूर फायदा उठाया पाकिस्तान ने। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का सबसे बड़ा कारण था सेंट्रल गवर्नमेंट का लगातार इंटरफेरेंस, रिगिंग, फिक्सिंग ऑफ इलेक्शंस, ऑपोजिशन को वोट ना डालने देना, ऑपोजिशन को नॉमिनेशंस ना फाइल करने देना, ये सब कारण थे, विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेमिफिकेशंस। इन हरकतों का, सेंट्रल गवर्नमेंट की इन कारस्तानियों का, ये जो गलत चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट ने की, इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उठाना पड़ा जम्मू कश्मीर को, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। रिजल्टेड इन लॉस ऑफ लाइफ, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई, सिविलियंस ने जान गंवाई, सिक्योरिटी पर्सनल्स ने जान गंवाई, मिलिटेंट्स ने जान गंवाई। सिक्योरिटी पर्सनल्स क्यों? 1990 के बाद से आफ्सपा लग गया था, आफ्सपा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, और बहुत सारे जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उनकी जान गई थी, और मिलिटेंट्स भी बहुत सारे मारे गए थे। लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ कश्मीरी पंडित्स, ये कहानी कब की है? ये कहानी है 1900, 1989, 1990, 1990 की एक रात मानी जाती है, जब ऐलान हुआ कि अगली सुबह तक कश्मीरी पंडित सारे के सारे कश्मीर वैली छोड़ दें। और बल्क में लाखों की तादाद में कश्मीरी पंडित, जिनकी कई जनरेशन्स वहां रह रही थी, उन्होंने उनको कश्मीर छोड़ना पड़ा, और आज तक भी वो अपने कश्मीर की वादियों में अपने घरों में वापस नहीं जा पाए हैं। इससे एक बहुत इम्पैक्ट, बड़ा इम्पैक्ट ये भी पड़ता है कि जो प्लेबिसाइट की बात की जाती है, इलेक्शंस की जो बात की जाती है, जो जो इलेक्शंस की बात होती है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि यूनाइटेड नेशंस ने ये कहा था कि हम कभी ना कभी इलेक्शंस करवाएंगे, कश्मीर के लोगों से पूछेंगे कि उन्हें क्या करना है। लेकिन जब कश्मीरी पंडित ही वहां नहीं रहे, तो एक बहुत बड़ा तबका जब वहां से रिमूव हो गया, तो जब इलेक्शन आप करवाओगे तो क्या रियलिटी सामने आ पाएगी? लेकिन अब क्या है, 2019 के बाद जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने धारा 370 को हटाया है, तब से वहां पर बाहर के लोग बसना शुरू हो गए हैं। अब ये जो बाहर से लोग कश्मीर वादी में और जम्मू कश्मीर में बस रहे हैं, क्या उनकी वजह से अब कश्मीर या पाकिस्तान ये चाहेगा कि वोटिंग करवाई जाए? ये एक बड़ा सवाल है। तो कश्मीरी पंडित्स का चले जाना वहां से, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या आने वाले
टाइम में यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से जो स्टेबिलिटी की बात हुई थी, क्या वो हो पाएगी? फिर कंप्राइजेस 3 सोशल पॉलिटिकल रिलीजन्स, 3 तरह के सोशल पॉलिटिकल रीजन्स है जम्मू कश्मीर के अंदर। कौन-कौन से? सबसे पहला जम्मू है। पहाड़ों के फुटहिल्स जो हैं वो जम्मू का इलाका है। हमने पिछले वीडियो में देखा प्लेन्स डोमिनेटेड बाय हिंदूज, उसमें सबसे ज्यादा हिंदूज रहते हैं, फिर सिख रहते हैं और फिर मुसलमान रहते हैं। दूसरे नंबर पर कौन आता है? दूसरे नंबर पर आती है कश्मीर वैली, कश्मीर की घाटी, कश्मीर वैली, जहां पर कश्मीरी मुसलमान रहते हैं। अब यहाँ बात आती है मुसलमान क्यों नहीं लिखा? इसलिए क्योंकि इनका एक डिस्टिंक्ट कल्चर है। अब हो सकता है आप में से कोई मुस्लिम बैठा हो और वो ये कहे कि हाँ जी, आपने हिंदूज को तो जम्मू वाले हिंदूज नहीं कहा, लेकिन मुस्लिम्स को आपने कश्मीरी मुसलमान कहा। मैंने बिल्कुल सही कहा, कश्मीरी मुसलमान और असल में मुसलमान अलग हैं। अफगानिस्तान में मुसलमान पठान वो मुसलमान अलग हैं, ईरान का मुसलमान अलग हैं। आपके यहाँ पर क्योंकि मुस्लिम्स कम्युनिटी बहुत ज्यादा फैली हुई है, इसलिए रीजन वाइज वो सेपरेटेड है, अलग अलग है। बंगाली मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमान से काफी ज्यादा अलग है, और भारत के अंदर भी हर राज्य में आपको मुसलमान मिलेंगे, उनका भी कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस है। तो कश्मीर का जो मुसलमान है वो कश्मीरी कल्चर को फॉलो करता है, उसका इस्लाम से ज्यादा लेना देना कश्मीरियत से है, उसका इस्लाम से ज्यादा लेना देना कश्मीरियत से है। वो ये कहता है कि उसका कल्चर जो है वो एज इट इज रहना चाहिए, इसलिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है कश्मीरी मुस्लिम्स। वहां पर हिंदूज भी हैं, सिख भी हैं और बुद्धिस्ट भी हैं। फिर हम बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, माउंटेन्स हैं, बहुत ही कम पॉपुलेशन है और डिवाइडेड बिटवीन बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स, मिक्स्ड पॉपुलेशन है। ज्यादा तादाद बुद्धिस्ट की है और कम तादाद जो है वो मुस्लिम्स की है। ये है जम्मू, ये है कश्मीर, और यहाँ पर ये है लद्दाख। दिस इज लद्दाख, दिस इज जम्मू और दिस इज कश्मीर। इस तरीके से ये पूरा का पूरा एरिया डिवाइडेड है। अगर हम प्रॉब्लम की जड़ तक जाने की कोशिश करें तो आपको पता है प्री 1947 प्रिंसली स्टेट अंडर महाराजा हरि सिंह, ये हमने डिस्कस किया था कि जम्मू कश्मीर जो है वो एक प्रिंसली स्टेट थी। इसमें महाराज हरि सिंह राज किया करते थे, जो डोगरा कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। ये डोगरा कम्युनिटी के चौथे शासक थे, फोर्थ किंग ऑफ डोगरा कम्युनिटी। और ये कोई बहुत ज्यादा समझदार नहीं थे, बहुत चालाक नहीं थे, कोई बहुत ज्यादा इनको एडमिनिस्ट्रेशन की समझ नहीं थी। अगर इनको एडमिनिस्ट्रेशन की अच्छी खासी समझ रही होती तो बहुत अच्छी डील्स ले सकते थे ये प्रधानमंत्री नेहरू से। और जम्मू कश्मीर हो सकता है एक बहुत हमारे लिए एक बहुत पीसफुल एरिया बन सकता था, बहुत ज़्यादा डेवलपिंग एरिया बन सकता था, पूरे हिंदुस्तान पूरी दुनिया के लिए एक सेंट्रल पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन हो सकता था कि हाँ, एशिया में भी कोई जन्नत है, उसका नाम है कश्मीर, ऐसा हो सकता था। पर महाराज हरि सिंह उस चीज में थोड़ा सा फेल हो गए। इनको इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहिए था, ये चाहते थे कि ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाए। कुछ हद तक ये बात इनके दिमाग में अ, इनके मंत्री शेख अब्दुल्ला ने डाल रखी थी कि अगर आप इंडिपेंडेंट रहेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। महाराज हरि सिंह उसको मानते थे। अगर महाराज हरि सिंह को भी हम थोड़ा सा समझदार माने तो महाराज हरि सिंह के लिए इंडिपेंडेंट रहना एक बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती थी। दो कारणों से ऐसा माना जाता है। महाराज हरि सिंह अगर पाकिस्तान में जाते तो क्योंकि वो हिंदू राजा हैं, तो पाकिस्तान में उनकी कोई हैसियत नहीं थी और हो सकता है वहां पर तख्ता पलट बहुत इजीली हो जाता और महाराज हरि सिंह को उनकी पोस्ट से हटा दिया जाता है और उनका पता नहीं क्या हश्र होता पाकिस्तान के अंदर। तो इसीलिए पाकिस्तान में जाना उनके लिए खतरे से खाली नहीं था। अगर महाराजा हिंदुस्तान के साथ मर्ज होते तो भी प्रॉब्लम थी। महाराजा जानते थे कि वो मासेस के अंदर काफी ज्यादा अनपॉपुलर हैं, लोग उनको उतना ज्यादा समझते नहीं है। ऐसे में अगर भारत जो एक डेमोक्रेसी होने वाला है, वहां पर अगर चुनाव होंगे तो चुनाव में पहली बात तो क्योंकि महाराजा अनपॉपुलर हैं, इस वजह से भी लोग उनको वोट नहीं देंगे। दूसरा सबसे बड़ा कारण, क्योंकि महाराजा एक हिंदू हैं और जम्मू कश्मीर लद्दाख की ज्यादातर जनसंख्या मुस्लिम है,
तो भी उनको वोट मिलना मुश्किल है, उनका चीफ मिनिस्टर भी बन पाना या उनका प्रधानमंत्री बन पाना लगभग असंभव है। तो इसीलिए महाराजा हरि सिंह के पास हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों का ही ऑप्शन जो है वो खुला हुआ नहीं था। बड़ी यूनिक सिचुएशन थी महाराज हरि सिंह की कि क्या करें। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान को थोड़ी ज्यादा ही जल्दी थी। पाकिस्तान ने कहा कि धर्म के आधार पर जो जम्मू कश्मीर है वो केवल और केवल पाकिस्तान का ही हो सकता है। और कश्मीरी पीपल सॉ देमसेल्व्स एज कश्मीरीज एंड नॉट मुस्लिम्स। कश्मीर के लोग अपने आप को कश्मीरी बुलाते थे, वो अपने आप को मुसलमान नहीं बुलाते थे। जैसे हम लोग बार बार बात करते हैं कश्मीरी पंडितों की, हम पंडित तो बोलते ही नहीं है, हम हिंदू नहीं बोलते। हम ये जानते हैं कि कश्मीरी पंडित कश्मीर के मुसलमान के साथ ज्यादा रिलेटेबल है रादर देन कश्मीरी पंडित बाकी हिंदुस्तान के साथ या बाकी पंडितों के साथ। तो एक डिफरेंशिएशन क्रिएट होता है। तो कश्मीरी लोग अपने आप को कश्मीरीज मानते थे, अपने आप को हिंदुस्तान मुसलमान या पंडित नहीं मानते थे। और इसी एस्पिरेशंस का नाम है कश्मीरियत। मेरी एस्पिरेशंस, मेरा कल्चर, मेरा ट्रेडिशन रहना चाहिए। अगर मेरे तरीके से मैं जी ही नहीं सकता तो फिर मेरी जिंदगी का क्या मकसद रह जाएगा। अगर एक इंसान अपने तरीके से, अपने पूर्वजों के तरीके से, अपने ट्रेडिशनल तरीके से नहीं रह पाएगा तो फिर क्या उसकी जिंदगी में क्या बचेगा। तो ये एक प्रॉब्लम थी उनकी। और वो कश्मीरियत को ज्यादा प्रेफरेंस देते थे, ना कि वो हिंदूज और मुस्लिम्स को प्रेफरेंस देते थे। तो मूवमेंट हुआ शेख अब्दुल्ला के तहत। शेख अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1939 में की थी। पहले 1932 के अंदर उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाया था, 1939 के अंदर उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाया। उन्होंने कहा कि ही वांटेड एन एंड टू मोनार्की। मतलब शेख अब्दुल्ला तो मोनार्की को ज्यादा खत्म करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्विट कश्मीर मूवमेंट चलाया था। ये मूवमेंट उन्होंने महाराजा हरि सिंह के खिलाफ चलाया था, जिसके चलते महाराजा हरि सिंह ने उनको 1946 के अंदर, जब उन्होंने क्विट कश्मीर मूवमेंट चलाया, उनको जेल में डाल दिया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो शेख अब्दुल्ला ने बनाई थी वो एक सेकुलर बॉडी थी, वो एक सेकुलर पार्टी थी। और शेख अब्दुल्ला जो हैं वो नेहरू के बहुत अच्छे दोस्त थे। कहीं ना कहीं नेहरू का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट था शेख अब्दुल्ला पे। और इस वजह से शेख अब्दुल्ला जो हैं उनकी विचारधारा काफी हद तक सेकुलर हुआ करती थी। लेकिन पाकिस्तान कहाँ मानने वाला था। अक्टूबर 1947 में, 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए। कश्मीर ने कहा कि मैं ना तो हिंदुस्तान के साथ जाऊंगा ना ही पाकिस्तान के साथ जाऊंगा, मैं इंडिपेंडेंट रहना पसंद करूंगा। हमने कहा ओके, नेहरू ने कहा ओके, लेकिन जिन्ना ने कहा ना, ऐसा कैसे हो सकता है। और जिन्ना ने अपनी आर्मी, अपने कबालिए भेज दिए, ट्राइबल फोर्सेस को भेजा, गलत तरीके से एक्वायर करने की कोशिश की कश्मीर को। ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स, कबालियों को भेजा ताकि वो कश्मीर को अपने कब्जे में कर सके। महाराजा हरि सिंह भागते भागते नेहरू के पास आए और उन्होंने कहा कि नेहरू जी हमें बचा लीजिए, वो लोग तो आ रहे हैं। अच्छा, एक बात और है, महाराजा हरि सिंह जो है नेहरू के पास आए और उन्होंने कहा कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आपके साथ साइन करेंगे, पाकिस्तान के साथ ही कर लेते तो वो कबालिए उनका कुछ ना बिगाड़ पाते। बट ऐसा बात सच नहीं है। कबालिए जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में लूटपाट मचा रहे थे, जिस तरीके से वो बलात्कार कर रहे थे, जिस तरीके से वो बाजारों को लूट रहे थे और जो गलत हरकतें वो कर रहे थे, महाराजा हरि सिंह को अपने परिवार की भी चिंता थी, अपनी जिंदगी की भी चिंता थी, अपने राजमहल की भी चिंता थी। तो इस वजह से महाराज हरि सिंह गए एक ऐसे व्यक्ति के पास जो सभ्य माना जाता है, एक ऐसी सरकार जो सभ्य सरकार थी। वो गए नेहरू के पास और नेहरू ने कहा कि देखो भाई, आप हमारे साथ ज्वाइन ही नहीं हुए, आपने हमें स्वीकार ही नहीं किया। और क्योंकि आपने हमें स्वीकार नहीं किया है अभी तक, तो हम आपकी रक्षा सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। आपकी रक्षा और सुरक्षा करेंगे तो नया जो देश है पाकिस्तान, वो बुरा मान जाएगा। और हम इतनी जल्दी उसके साथ पंगा नहीं लेना चाहते। आप मिलिए भारत के साथ, हम दोनों अपनी ताकत बढ़ाएंगे, बनाएंगे, और फिर हम उसको मजा चखाएंगे। तो आनंद फानन के अंदर महाराज हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया। और इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को शेख अब्दुल्ला
शेख अब्दुल्ला की भी सहमति थी, जो इस टाइम तक जेल से बाहर आ चुके थे, महीना पहले ही जेल से बाहर आए थे, जो इस टाइम तक जेल से बाहर आ चुके थे। उन्होंने भी इसका कहा कि हाँ ठीक है, इंडिया इज फार बेटर देन गोइंग विद पाकिस्तान, इफ वी आर अलाइंड विद इंडिया वी विल गेट सम काइंड ऑफ ऑटोनॉमी। उन्होंने कहा बाकी काम मुझ पे छोड़ दो। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के अंदर देखिए आप, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के अंदर तीन ही चीज तो मांगी गई है, एक डिफेंस मांगा गया है, एक कम्युनिकेशंस को मांगा गया है, और तीसरा मांगा गया है एक्सटर्नल अफेयर्स को। ये तीन एरियाज तो अंग्रेजों के टाइम में भी कश्मीर के पास नहीं थे। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत तो केवल ये तीन चीजें ही तो मांगी जा रही हैं। तो शेख अब्दुल्ला ने भी कहा कि ये चीजें तो आप दे दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी चीजें हम लोगों के पास रहेंगी। तो जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, तो महाराजा हरि सिंह के फेवर में, महाराजा हरि सिंह की तरफ से लड़ने के लिए भारतीय फौजों ने कश्मीर का रुख किया, और ये जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, जो श्रीनगर से बस कुछ दूरी पर बैठे हुए थे, इनको भगाना शुरू किया, इनको भगाना शुरू किया। अब यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है, वो ट्विस्ट क्या है? आपने कहानी सुनी होगी कि 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो जाता है, और उसके बाद जो कबालिए हैं उनको भगाना शुरू कर दिया जाता है, और वो भागना शुरू होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो भारत की जीत होनी शुरू होती है, और धीरे धीरे जो है महाराज भी खुश, सब खुश। लेकिन यहाँ पर नेहरू से कहा जाता है कि नेहरू से एक गलती हो गई। नेहरू इस मैटर को यूनाइटेड नेशंस में ले जाते हैं। नेहरू एक वकील थे, वकील को हमेशा ये लगता है कि मामला कोर्ट में होगा तो वो संभाल लेगा, लेकिन वो ये नहीं जानता है कई बार कि जज बिके हो सकते हैं, जज मोटिवेटेड हो सकते हैं। कई बार इस चीज को नेहरू की गलती माना जाता है कि नेहरू जम्मू कश्मीर के मैटर को जल्दबाजी में यूनाइटेड नेशंस में ले गए, ये एक मिस कैलकुलेशन नेहरू कर गए। और इसके चलते क्या हुआ, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस पाकिस्तान के फेवर में था, क्योंकि पाकिस्तान यूके और यूएस के साथ था, पाकिस्तान यूएस और यूके के अलाइंड था, और इन दोनों कंट्रीज का दबदबा चलता था यूनाइटेड नेशंस के अंदर। यूनाइटेड नेशंस ने जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर के अंदर भारत की दलील को को मिसगाइड किया, भारत की दलील को सही नहीं माना, और उन्होंने इसको डिस्टर्ब्ड एरिया मान लिया। जबकि नेहरू का कहना था ये डिस्टर्ब्ड एरिया तो है ही नहीं, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर चुका है, और हमारे साथ इसका विलय हो चुका है, और हम लोगों ने शेख अब्दुल्ला जो एक पॉपुलर लीडर है जम्मू कश्मीर का, उसके नेतृत्व के अंदर हम लोगों ने मोनार्की को साइडलाइन करते हुए हम लोगों ने सरकार बना दी है जो एक पॉपुलर गवर्नमेंट है। यानी उस टाइम जम्मू और कश्मीर में शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में एक पॉपुलर सरकार चल रही थी, एक पॉपुलर गवर्नमेंट थी, जिससे कि नेहरू का केस बहुत स्ट्रांग था। लेकिन यूनाइटेड नेशंस का कहना था कि नहीं, हम तो तभी मानेंगे जब इलेक्शंस होंगे, जम्मू कश्मीर में जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे तब तक हम नहीं मानेंगे। ये चीज नुकसान करके गई भारत को, और दुखती है ये चीज। इलेक्शन करवाने का ज्यादा चस्का है तुम्हारे को, करवाओ ना इलेक्शन पूरे हिंदुस्तान में, करवाओ इलेक्शन पूरे 565 रियासतों में। और 565 रियासतों का क्या, बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, पूरा हिंदुस्तान, हर जगह इलेक्शन करवाओ, जिसको जहां मिलना है मिलने दो। वी आर श्योर कि एवरीबडी विल गेट टुगेदर एंड विल ज्वाइन इंडिया। बाकी जगह पर इलेक्शन क्यों नहीं करवाते तुम खैबर पख्तूनवा में इलेक्शन एनडब्ल्यूएफपी में क्यों नहीं करवाते हो, तुम कोलकाता ईस्ट में क्यों नहीं करवाते हो, तुम वेस्ट में क्यों नहीं करवाते हो, तुम बाकी जगह क्यों नहीं करवाते, तुमको सिर्फ जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस क्यों चाहिए? ये एक बहुत बड़े सवाल हैं, कौन पूछेगा यूनाइटेड नेशन से?
नेहरू की गलती थी कि उसको यूनाइटेड नेशंस पे भरोसा था, लेकिन असली गलती यूनाइटेड नेशंस की थी। और आज भी यूनाइटेड नेशंस गलतियों पे गलतियां करता है, जिस वजह से हमारा कश्मीर का मैटर फंस गया। और कोई बात नहीं, अच्छे आदमी के साथ सब अच्छा होता है। जितना नुकसान कश्मीर के मैटर के अंदर भारत सरकार का हुआ है, उससे कहीं गुना ज्यादा तो पाकिस्तान का हो चुका है। पाकिस्तान आज एक फेल्ड स्टेट है, तो केवल और केवल जम्मू और कश्मीर की लड़ाइयों की वजह से। तो इस वजह से कोई ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। क्या कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस ने इस मैटर को फंसा दिया। मैटर वाज टेकन टू द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन ने 3 स्टेप फॉर्मूला बताया। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि देखो, ये जो जनसंख्या है, जब पाकिस्तान की फोर्सेस को वापस खदेड़ा जाने लगा और मामला यूनाइटेड नेशंस में गया, तो पाकिस्तान की फोर्सेस यहां तक आ चुकी थी। पाकिस्तान की फोर्सेस यहां तक जा चुकी थी, अभी पूरा पीछे नहीं गई थी। कई लोगों का मानना है कि जल्दबाजी इसलिए हुई, नेहरू को वेट करना चाहिए था, जब ये पूरा का पूरा खत्म हो जाता, पूरा कब्जे में आ जाता, तब चाहे यूनाइटेड नेशंस आप चले जाते। लेकिन नेहरू ने जल्दबाजी ये की कि अभी यहां तक ही गए थे और नेहरू यूनाइटेड नेशंस चले गए। हालांकि बहुत सारी थ्योरीज इसमें भी है। तो जब उन्होंने इसको डिस्टर्ब टेरिटरी मान लिया, तो यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि सबसे पहला स्टेप क्या होगा। पहला स्टेप ये होगा कि पाकिस्तान अपनी सारी फोर्सेस को पीछे ले जाएगा। इस पूरे को आप इस कलर का कर देंगे, पिंक कलर का कर देंगे। पहले पाकिस्तान अपनी सारी फोर्सेस वापस लेके जाएगा, इन दोनों एरियाज को छोड़ेगा। फिर हिंदुस्तान इस पूरे एरिया से अपनी आर्मी को वापस बुला लेगा, और फिर उसके बाद इस पूरे के पूरे इलाके के अंदर चुनाव कंडक्ट करवाया जाएगा, और जो यहाँ की जनता बोलेगी वही चीज एडॉप्ट की जाएगी। ये फॉर्मूला जो है, ये दिया गया 3 स्टेप फॉर्मूला, इसी को कहा जाता है। तो दिस इज नोन एज 3 स्टेप फॉर्मूला। और ये कब दिया गया? 21 अप्रैल 1948। पाकिस्तान विड्रॉ करेगा, इंडियन फोर्सेस रिड्यूस होंगी, और प्लेबिसाइड जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान कभी पीछे हटा ही नहीं, तो इसीलिए इस पे कभी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। शेख अब्दुल्ला जो है प्राइम मिनिस्टर बन गए थे मार्च 1948 तक। और ऑटोनॉमी जो है आर्टिकल 370 के तहत, हमारी 1950 के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो ऑटोनॉमी जो है वो डिसाइड की गई कि हम कश्मीर को ऑटोनॉमी देंगे। किसी प्रकार के हम उनको सिटीजनशिप के, लैंड के, प्रॉपर्टी के ये जो राइट्स हैं, वो हम लोग जम्मू कश्मीर के लोगों को, उनके वहाँ की सरकार को देंगे। वो अपने हिसाब से इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। मेजर इश्यूज इन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो कश्मीर का मैटर है, वो भारत और पाकिस्तान के सबसे मेजर इश्यूज में है। और उसमें सबसे बड़ी चीज है POJK, यानी POK, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। हमारे लिए ये POK है, वो इंडिया वाले को बोलते हैं इंडिया ऑक्युपाइड पार्ट ऑफ कश्मीर। तो इस वजह से ये स्ट्रगल चल रहा है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आया था LOC का। हम कहते हैं पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान कहता है पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर उनका है। लेकिन दोनों कंट्रीज एक्चुअली में जिस जगह से दोनों कंट्रीज का कंट्रोल सेपरेट होता है, उस एरिया को, उस जगह को, उस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। दोनों की दोनों कंट्रीज ये मानती हैं, पाकिस्तान मानता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल एक्चुअली में ज्यादा आगे होनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि पूरा हिस्सा इनको मिल जाए। इंडिया का कहना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, इंटरनेशनल बाउंड्री जो बनाई गई थी, वो है, वो पूरा हिस्सा हमको मिलना चाहिए। तो जहां पर दोनों कंट्रीज का कंट्रोल है, उसको बोला जाता है LOC। यानी कि आप ये लगाइए कि LOC कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया जो है, ये जो लाइन है, दिस इज नोन एज LOC। ये लाइन को हम लोग LOC बोलते हैं, राइट। तो ऑल्सो देर इज इंटरनल डिस्प्यूट ऑन द स्टेटस ऑफ कश्मीर इन इंडिया। भारत में भी बहुत तरह की समस्या है। अब जैसे आर्टिकल 370 को 2019 में हटा दिया गया है, 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को रिपील कर दिया गया है। लेकिन तब भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही हैं कि आर्टिकल 370 हटाकर आपने गलती करी। और जब तक आर्टिकल 370 रहा भी, तब तक भी जो स्पेशल स्टेटस दिया गया, उस उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा डिबेट था।
जम्मू कश्मीर के किसी व्यक्ति से अगर आप पूछोगे कि क्या आर्टिकल 370 हटना चाहिए, तो उसका जवाब होगा नहीं हटना चाहिए। हमको स्पेशल पावर्स मिला हुआ है, हमारे लिए अच्छा है। लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़कर आप भारत के किसी भी हिस्से में किसी भी व्यक्ति से अगर ये पूछेंगे कि क्या 370 रहना चाहिए, तो ज्यादातर चांस है कि लोग कहेंगे कि हाँ, 370 हटना चाहिए और जम्मू कश्मीर को पूरे तरीके से भारत के साथ इंटीग्रेट होना चाहिए। तो ये आउटसाइड जे एंड के पीपल वांट द रेवोकेशन बट एंड फुल इंटीग्रेशन विद इन इंडिया। यानी जम्मू कश्मीर के बाहर किसी व्यक्ति से अगर पूछा जाए 370 के बारे में, तो उसका यही कहना होगा कि इसे हटा देना चाहिए। लेकिन मोस्ट कश्मीरीज वांट क्या आर्टिकल 370 भी, उसके अलावा उनको प्लेबिसाइट चाहिए। यानी कि वो कहते हैं कि हमसे पूछ लो कि हमको कहाँ जाना है, इंडिया जाना है, पाकिस्तान जाना है या इंडिपेंडेंट रहना है। ऐसा कश्मीर के लोग चाहते हैं आज भी। हमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर भारत उनके साथ ठीक है, अगर भारत की नीयत अच्छी लगती है, तो अगर इलेक्शन करवाया जाए तो डेफिनेटली वो भारत के साथ ही जाएंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों ने खुलकर खुलकर भारत द्वारा कंडक्टेड इलेक्शंस में हमेशा पार्टिसिपेट किया है। जो पॉलिटिकल पार्टीज भारत में रिकॉग्नाइज्ड हैं, उन पॉलिटिकल पार्टीज को खुलकर चुनाव में वोट दिया गया है। तो प्लेबिसाइट भी एक ऑप्शन मांगते हैं कश्मीर के लोग, और वो ये कहते हैं कि हमसे प्लेबिसाइट करवाना चाहिए। हालांकि आज के टाइम में प्लेबिसाइट जो है वो कोई बहुत अच्छी ऑप्शन नहीं रही है। अब के टाइम में ये पूछा जाना बिल्कुल ही बेबुनियाद है कि आप इंडिपेंडेंट रहेंगे या पाकिस्तान के साथ जाएंगे। ये ऑप्शंस बची नहीं है। अब ये भारत के साथ इंटीग्रेट हो चुके हैं। हाँ, एक डिमांड कई बार इनकी कई लोगों द्वारा कहा जाता है कि थोड़ी सी जेन्युइन है, वो है ग्रेटर स्टेट ऑटोनॉमी, अपने तरीके से रहने की इजाजत। लैंड के राइट्स अपने होने चाहिए, प्रॉपर्टी के राइट्स अपने होने चाहिए। इस तरह की डिमांड्स इन्होंने रखी हैं। भारत सरकार ने बहुत बार इन डिमांड्स को एनालाइज करने की कोशिश की है। मैं ये समझता हूँ कि जो जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जा सकता है। एक कमिटी बनाकर ये डिसाइड किया जा सकता है कि एक्चुअली में आपको क्या चाहिए। कश्मीर की ज्योग्राफी और हिस्ट्री और वहाँ का कल्चर ट्रेडिशन बाकी हिंदुस्तान से काफी अलग है। तो इस वजह से ग्रेटर स्टेट ऑटोनॉमी के ऊपर थोड़ी ज्यादा डिबेट हो सकती है, ताकि वहां के लोग हमारे साथ कल्चरली इंटीग्रेट कर सकें और हम लोग भी उनके कल्चर को फ्रीली समझ सकें। ऐसी ही एक समस्या इस टाइम पर लद्दाख में आ भी रही है। लद्दाख के एक फाइटर हैं, एक इन्वेंटर है सोनम वांगचुक, जिनकी कहानी हम लोग सब जानते हैं। जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, सोनम वांगचुक जो है वो जेल में है। और वो क्या मांग रहे हैं, वो भी कुछ हद तक स्टेट ऑटोनॉमी, कुछ हद तक ऑटोनॉमी मांग रहे हैं। वो ऑटोनॉमी के तहत शेड्यूल 6 मांग रहे हैं, और स्टेट के तहत वो लद्दाख को एक स्टेट बनाना चाहते हैं, वो ये डिमांड कर रहे हैं। भारत सरकार के हिसाब से वो जो स्टेट डिमांड कर रहे हैं, ये डिमांड भी एंटी नेशनल है, और जो शेड्यूल 6 की डिमांड कर रहे हैं, ये भी एंटी नेशनल है। अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि अगर कोई कोई एरिया के लोग अगर स्टेट का डिमांड कर रहे हैं, तो वो एंटी नेशनल कैसे है? क्यों? क्योंकि बाकी हिंदुस्तान में भी स्टेट्स हैं। और कोई लोग अगर शेड्यूल 6 की डिमांड कर रहे हैं, तो भी वो एंटी नेशनल कैसे है? क्योंकि बाकी बहुत सारे एरियाज में भी शेड्यूल 6 जो है वो इम्प्लीमेंटेड है। तो ऐसी डिमांड्स को डायरेक्टली नजरअंदाज करने की बजाय उन डिमांड्स को ध्यान से सुनना चाहिए। तो कश्मीरीज क्या चाहते हैं? वो प्लेबिसाइट चाहते हैं। हालांकि हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि काफी हद तक ये डिमांड अब खत्म हो चुकी है। ग्रेटर स्टेट ऑटोनॉमी की उनकी हमेशा से डिमांड रही है, और वो ये चाहते हैं कि फुल डेमोक्रेसी रहनी चाहिए जैसी बाकी हिंदुस्तान में है। आज के टाइम में कंप्लेन नहीं कर सकते। 1996 के बाद से, 1995 के बाद से जो भी चुनाव जम्मू कश्मीर में हुए हैं, वो ज्यादातर फ्री एंड फेयर हुए हैं। 1987 तक होने वाले चुनाव जो हैं, ये कहा जा सकता है कि वो चुनाव फिक्स्ड थे, वो चुनाव रिग्ड थे। सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस था। लेकिन फिलहाल जो चुनाव जम्मू कश्मीर में होते हैं, उन्हें रिग्ड या फिक्स्ड नहीं कहा जा सकता। ऐसा हम लोग पॉपुलर मीडिया के थ्रू हमेशा सुनने को मिलता है। शेख अब्दुल्ला ने इनिशिएट किए थे लैंड रिफॉर्म। शेख अब्दुल्ला बहुत पॉपुलर थे,
उन्हें पता था कि क्या करने की ज़रूरत है, और इसीलिए उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स भी इम्प्लीमेंट किए थे और बाकी पॉपुलिस्ट पॉलिसीज भी उन्होंने इम्प्लीमेंट की थी जब वो प्रधानमंत्री बने, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। लेकिन ग्रोइंग डिफरेंसेस बिटवीन हिम एंड इंडियन गवर्नमेंट ऑन स्टेटस ऑफ जे, लेकिन हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस करा, धीरे धीरे 1948 में, 1947 1948 में शेख अब्दुल्ला प्रधानमंत्री बने। 1952 तक आते आते उनके भाषणों के अंदर नेहरू को एक एक अ, ये नजर आने लगा कि कहीं ना कहीं शेख अब्दुल्ला जो है वो फिर से क्वेश्चन कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और कहीं ना कहीं फिर से ये चाहते हैं कि कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाया जाए। नेहरू को ये चीज बहुत बुरी लगी। नेहरू ने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, अंततः नेहरू को यही समझ में आया और उन्होंने शेख अब्दुल्ला को 1953 के अंदर उठाकर जेल में डाल दिया। और न- केवल शेख अब्दुल्ला को डाला, शेख अब्दुल्ला की जो पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस उस टाइम सत्ता में थी, उसी में से गुलाम मोहम्मद नाम के एक व्यक्ति को वहां का प्रधानमंत्री बनाया, जिसको सेंटर का सपोर्ट मिला। लोग इस चीज से बहुत ज्यादा नाराज हुए क्योंकि शेख अब्दुल्ला जो है वो लोगों की नजर में एक बहुत बड़े हीरो थे। उनके जेल जाने से लोग काफी परेशान हुए और सेंटर द्वारा डोमिनेटेड एक सरकार बनी, और बाद में वहां पर रिगिंग ऑफ इलेक्शन शुरू हो जाता है। तो ग्रोइंग डिफरेंसेस बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट मतलब बेसिकली नेहरू, नेहरू ऑन द स्टेटस ऑफ जे एंड के का जो स्टेटस था अब उनको तकलीफ होने लगी, इसीलिए उनको डिसमिस कर दिया गया 1953 में और डिटेन किया गया, यानी जेल में डाल दिया गया। लीडरशिप आफ्टर हिम डिडंट एंजॉय मच सपोर्ट केम विद रिगिंग, मतलब उसके बाद जो गुलाम मोहम्मद की सरकार आई, जो सादिक की सरकार आई, ये जो फैक्शंस थे जिन्होंने बाद में चलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस में मर्ज भी कर दिया था 1964 में, और फिर कांग्रेस की सरकार ने 1965 में बल्क चेंजेस किए थे, पीएम को सीएम बोल दिया, सदर रियासत गवर्नर बन गए, आर्टिकल 356 कश्मीर के ऊपर एप्लीकेबल कर दी। ये सारी चीजें जो 1965 में की, ये भी ऐसी सिचुएशन थी जो लोगों को बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं पसंद नहीं आई थी। तो लीडरशिप जो उनके बाद आई शेख अब्दुल्ला के बाद कांग्रेस की मदद से, लोगों ने उसे बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया। और 1953 से लेकर 1974 के बीच में जो कांग्रेस है, कांग्रेस का मतलब क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, उसका बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस स्टेट गवर्नेंस के अंदर रहा, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रहा। ट्रंकेटेड एनसी मतलब छोटी हो, हो चुकी नेशनल कॉन्फ्रेंस। शेख अब्दुल्ला के जाने के बाद जो नेशनल कॉन्फ्रेंस बची थी, जो छोटी हो गई थी, उस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ मिलकर सत्ता में अपनी भागीदारी रखी, सत्ता में वो बनी रही कांग्रेस की मदद से। बाद में जाकर जैसा मैंने बताया वही कांग्रेस के साथ 1964 में 65 में मर्ज भी हो जाती है, और कांग्रेस को डायरेक्ट कंट्रोल मिल जाता है जम्मू कश्मीर का, कांग्रेस को जम्मू कश्मीर का डायरेक्ट कंट्रोल मिल जाता है। सेवरल अटेम्प्ट्स मेड टू रीच एन एग्रीमेंट विद शेख अब्दुल्ला एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। शेख अब्दुल्ला और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाद के बीच में उसके बाद भी काफी चीजें होने लगती हैं, इसीलिए 1964 के अंदर शेख अब्दुल्ला को छोड़ दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। नेहरू ही रिलीज कर देते हैं शेख अब्दुल्ला को, जब 1964 में नेहरू को लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस का भी थोड़ा सा प्रेशर था, कहीं कहीं इंटरनेशनल प्रेशर भी था, कश्मीर के लोगों का भी थोड़ा बहुत प्रेशर था, तो नेहरू रिलीज कर देते हैं। नेहरू को लगता है कि अब ये आदमी सुधर गया होगा, अब ये सुधर गए होंगे, अब ये आड़ी टेढ़ी बात नहीं करेंगे, अब इंडिपेंडेंट कश्मीर की बात नहीं करेंगे। लेकिन शेख अब्दुल्ला बाहर आए और फिर से उन्होंने वही राग अलापना शुरू कर दिया। पाकिस्तान भेजा उनको बातचीत करने के लिए, पाकिस्तान भी उल्टी सीधी बात करके आए, जैसा मैंने किताबों में पढ़ा है। तो जैसे ही वापस आए, नेहरू ने कहा भाई आपके ऊपर हम लोग अब भी भरोसा नहीं कर सकते, दोबारा फिर से उनको जेल में डाल दिया। और उनको जेल में डालने के बाद 1965 के अंदर, 1965 के अंदर जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, तो बल्क में चेंजेस किए गए, प्रधानमंत्री को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, और भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे बदलाव किए गए। जम्मू कश्मीर के लोग इन बदलावों से काफी ज्यादा परेशान हुए, और कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि जो 1965 का वॉर था, जो पाकिस्तान ने भारत पे अटैक किया था,
वो इन्हीं रिफॉर्म्स से फ्रस्ट्रेट होकर करा था। पाकिस्तान का ये कहना था कि भारत यूनिलैटरली चेंज कर रहा है स्टेटस को, जो स्टेटस बना हुआ है उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं अटैक किया था। गुलाम मोहम्मद सादिक जो हैं फर्स्ट सीएम बने आईएनसी की तरफ से। हमने अभी डिस्कस किया एनसी को 1960s के अंदर कांग्रेस में मर्ज कर दिया गया। तो गुलाम मोहम्मद सादिक जो एनसी के नेता थे, अब वो कांग्रेस में आ चुके थे और वो पहली बार सीएम बने। तो कांग्रेस की सरकार पहली बार बनती है और गुलाम मोहम्मद उस सादिक जो हैं वो उसमें सीएम बनते हैं। 1974 की अगर हम बात करें, इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी को फिर से लगा कि हमें पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट बनानी चाहिए। उन्होंने शेख अब्दुल्ला से बात की। शेख अब्दुल्ला को भी अब कहीं ना कहीं समझ में आ गया था कि इस तरह की जो राजनीति है उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। काफी हद तक 1965 के बाद जो प्लेबिसाइट है, इलेक्शंस है, इंडिपेंडेंट कश्मीर है, उसका मुद्दा लगभग समाप्त हो चुका है। तो शेख अब्दुल्ला ने भी कहा कि कोई बात नहीं, आप जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा। और एक एग्रीमेंट साइन हुआ इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला में। इस एग्रीमेंट की सबसे खास बात थी कि शेख अब्दुल्ला ने जो राग शुरू किया था इंडिपेंडेंट कश्मीर का, उस राग को उन्होंने परमानेंटली क्लोज कर दिया। और उन्होंने एक चीज अडॉप्ट कर ली कि ठीक है जी, हमेशा हमेशा के लिए अब मैं ये मानता हूं कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और जो कुछ हो चुका है स्टेटस को मेंटेन रहेगा। स्टेटस को का मतलब है कि इस टाइम जो परिस्थिति है वही परिस्थिति रहेगी। तो इंदिरा शेख एग्रीमेंट होता है उस टाइम पर। शेख अब्दुल्ला जो है वो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। उनकी वजह से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस अब काफी हद तक टूट चुकी थी, कांग्रेस के अंदर मर्ज हो चुकी थी, अब उसका रिवाइवल होता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर से चुनाव लड़ने के लिए तैयार होती है। 1977 का चुनाव होता है। कांग्रेस बहुत सारे चुनाव हारती है 1977 के अंदर इमरजेंसी की वजह से। उन बहुत सारे चुनावों में से एक चुनाव ऐसा भी है जो कश्मीर का भी चुनाव ऐसा है जो कांग्रेस नहीं जीत पाती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव जीतती है और शेख अब्दुल्ला जो है 1982 तक चीफ मिनिस्टर रहते हैं। 1977 से 1982 तक शेख अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर रहते हैं और 1982 में उनकी डेथ हो जाती है। और फिर उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला जो हैं वो कमांड संभालते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि हम लोगों ने कहानी शुरू की थी इंडिया की नेहरू से। नेहरू के बाद हमने कहानी में देखा इंदिरा आई और इधर भी हमने कहानी शुरू की थी। इधर कहानी शुरू की थी शेख अब्दुल्ला ने और शेख अब्दुल्ला के बाद अब दूसरी पीढ़ी आ गई थी फारूक अब्दुल्ला। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इंदिरा गांधी के बाद तीसरी पीढ़ी आएगी सेंटर में राजीव गांधी और फारूक के बाद तीसरी पीढ़ी आएगी ओमार। आज 2026 में ओमार अब्दुल्ला जो है वो हैं, लेकिन राजीव गांधी जो है इनकी 1992 के अंदर ही डेथ हो चुकी थी। तो ये कहानी अभी हम देखेंगे। तो आप समझ गए कि 1982 के अंदर अब फारूक अब्दुल्ला जो हैं, शेख अब्दुल्ला के बेटे, वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं और वो भी डिसमिस कर दिए जाते हैं। ये क्या कहानी है? 1982 के अंदर फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बनते हैं, लेकिन उनकी इंदिरा गांधी के साथ दोस्ती अच्छी नहीं चलती। इंदिरा गांधी को लगता है कि फारूक अब्दुल्ला बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं है, मंझे हुए पॉलिटिशियन नहीं है और इनकी सोच सेंट्रल गवर्नमेंट और कश्मीर के लिए ठीक नहीं है। इसलिए वो उनको डिसमिस कर देती है केवल 1 डेढ़ साल के बाद। 1982 में वो बनते हैं और लगभग 1983-1984 के आसपास फारूक को डिसमिस कर दिया जाता है, फारूक अब्दुल्ला को डिसमिस कर दिया जाता है। ये वो दौर था जब फारूक अब्दुल्ला को डिसमिस किया गया तो कश्मीर के लोगों को फिर से ये लगने लगा कि जो काम नेहरू किया करते थे अब वही काम दूसरी जनरेशन इंदिरा गांधी ने भी शुरू कर दिया है। हमारी डेमोक्रेसी को फिर से सबवर्ट करने की कोशिश की गई है। तो इससे वहां की जो जनता है उसमें मिलिटेंसी की भावना आनी शुरू हुई। और इस टाइम पर दुनिया भर के अंदर इस्लामिक रेडिकलाइजेशन भी हो रहा था। तो फारूक जो है वो उनको डिसमिस कर दिया गया और जो ब्रेकअवे फैक्शन था एनसी का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, सेंटर की मदद से फिर से वो पावर में आ गया। लेकिन डिसमिसल ऑफ फारूक से क्या हुआ?
कश्मीर के अंदर भारी रिसेंटमेंट आया। उन्होंने कहा कि यार ये सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया की क्या पागल है क्या? हम लोग के जो बड़े नेता हैं उनको बार-बार डिसमिस क्यों करती है? हमारे यहाँ ये डेमोक्रेसी इतने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करती है? तो जो कॉन्फिडेंस आया था इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला का जो एग्रीमेंट हुआ था 1975 में, उससे जो कश्मीर के लोगों को कॉन्फिडेंस आया था और 1977 में जो माना जाता है कि फर्स्ट फ्री इलेक्शंस हुए थे, इनसे जो लोगों को कॉन्फिडेंस आया था, वो सारा कॉन्फिडेंस एक झटके के अंदर खत्म हो गया और जो अकॉर्ड था उसको एक सेटबैक मिला। तो रिसेंटमेंट बढ़ता चला गया जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डिसाइड किया, बची हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ मिलकर इलेक्शंस का डिसीजन लिया कि हम कांग्रेस के साथ मिलकर इलेक्शंस लड़ेंगे। कौन से वाला इलेक्शंस? जो अगला आने वाला इलेक्शंस था, वो जब हम लड़ेंगे 1986 1987 का जो इलेक्शंस है वो लड़ेंगे, तो लोग रिसेंट हो गए, लोगों को पसंद नहीं आया। और फिर इलेक्शंस होते हैं 1987 में। और हमने पिछले वीडियो में भी ये वाली जो स्लाइड पढ़ी थी, बड़े दर्दनाक तरीके से हम लोगों ने ये स्लाइड पढ़ी थी। 1987 के इलेक्शंस जो थे, ये फिक्स्ड थे, ये रिग्ड थे। पूरे तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और लोग जो हैं उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ वोट करना था, लेकिन मैसिव विक्ट्री फॉर कांग्रेस एंड फारूक। कांग्रेस और फारूक की जबरदस्त विक्ट्री हुई थी। अब आप यहाँ कहेंगे कि ये फारूक अब्दुल्ला वापस कैसे आ गए? फारूक अब्दुल्ला को 1984 के अंदर हटाया था इंदिरा गांधी ने। फारूक अब्दुल्ला हटते हैं, कांग्रेस और एनसी की सरकार बनती है, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं क्योंकि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उनके बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। प्रधानमंत्री बनते ही उन्हों उनके दिमाग में ये आया कि मुझे कश्मीर में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए और वो फारूक अब्दुल्ला को बुलाते हैं और उनके साथ एग्रीमेंट साइन करते हैं। माताजी इंदिरा गांधी ने शेख अब्दुल्ला के साथ एग्रीमेंट किया था और राजीव गांधी ने शेख अब्दुल्ला के बेटे फारूक अब्दुल्ला के साथ एग्रीमेंट साइन किया और इस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो 1987 का चुनाव मिलकर लड़ते हैं। लेकिन 1984 के अंदर जो फारूक अब्दुल्ला को हटा देने से लोगों में रिसेंटमेंट पैदा हुआ था, उस रिसेंटमेंट की वजह से ऑपोजिशन भी बहुत ताकतवर था। लेकिन 1987 के इलेक्शंस के अंदर कांग्रेस और एनसी ने जब चुनाव लड़ा तो उन्होंने ऑपोजिशन के लीडर्स को नॉमिनेशंस ही फाइल नहीं करने दिए, उनके नॉमिनेशंस रिजेक्ट करवा दिए और फिर इलेक्शंस के अंदर भारी रिगिंग और फिक्सिंग ऑफ इलेक्शंस किया गया, जिस वजह से ये इलेक्शन कांग्रेस और फारूक ने बहुत आसानी से जीत लिया और फारूक अब्दुल्ला बन गए चीफ मिनिस्टर। लेकिन इलेक्शंस तो रिग्ड थे, इसीलिए जो पॉपुलर रिसेंटमेंट पहले ही था, ऑलरेडी पॉपुलर रिसेंटमेंट था, वो और ज्यादा लोग भड़क गए इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के चलते। इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के चलते लोग और ज्यादा भड़क गए और उनको लगा कि डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस जो हैं उनका कश्मीर में कोई फायदा नहीं है, डेमोक्रेसी हमारे को कोई भी बेनिफिट नहीं देगी। यहां से पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू होता है कश्मीर का और कश्मीर घाटी जलना शुरू होती है। हमने पिछले वीडियो में रूबिया सैयद की किडनैपिंग का केस डिस्कस किया था, हमने हुरियत के केसेस को डिस्कस किया था, यासिन मलिक का नाम लिया था, सैयद यूसुफ गिलानी का नाम लिया था, सेपरेटिस्ट लीडर्स का नाम लिया था, जेकेएलएफ का नाम लिया था, जेकेएलएफ एक टेररिस्ट ग्रुप बना था उसका नाम लिया था। ये सारे के सारे इंसिडेंट्स जो हैं इस दौरान हुए थे और सबसे बड़ा इंसिडेंट इनमें से जो हुआ था वो था एक्सोडस ऑफ कश्मीरी पंडित्स और यहाँ पर इंसर्जेंसी शुरू हुई थी। इंसर्जेंसी इज डिराइव्ड फ्रॉम इंसर्जेंट्स, विद्रोह करने वाले, क्रांति करने वाले, आर्म्ड रिबेलियन करने वाले, बगावत करने वाले लोग। बगावत जब शुरू हो जाती है तो उसको इंसर्जेंसी कहा जाता है और कई बार जब इंसर्जेंसी बड़ा रूप हासिल कर लेती है तो वो सिविल वॉर बन जाती है, तो इसका अगला रूप बन जाता है सिविल वॉर। लेकिन कश्मीर में उस टाइम पर इंसर्जेंसी चालू हो जाती है और 1989 तक आते आते कश्मीर में मिलिटेंसी जो है, टेररिज्म जो है, वो अपने चरम पर पहुंच जाता है।
अब वहां पर डिमांड उठनी शुरू होती है सेपरेट कश्मीरी नेशन की। अलग राष्ट्र, अलग देश, अलग जगह चाहिए, अलग कंट्री चाहिए जिसका नाम रखेंगे कश्मीर। इंसर्जेंट्स को मॉरल, मटेरियल और मिलिट्री, मतलब हर तरह के साजो सामान, मॉरल सपोर्ट, मटेरियल सपोर्ट, हथियार वगैरह सब पाकिस्तान से मिलता था, पाकिस्तान से फ्रीली उनको मिलता था। जब ये सिचुएशन आ गई तो 1990 के अंदर फारूक की सरकार को फिर से हटाकर वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया और साथ में लगा दिया गया आफ्सपा। भारत के कानून के हिसाब से अगर भारत की सरकार किसी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया मानती है और वहां ये मानती है कि वहां पर नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो वहां आफ्सपा लगाया जाता है। आफ्सपा की फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, जिसके तहत उस पूरे इलाके के अंदर मिलिट्री को डिप्लॉय कर दिया जाएगा लॉ एंड ऑर्डर के लिए, और मिलिट्री को असीमित ताकतें दे दी जाएंगी। मिलिट्री कोई भी एक्शन ले सकती है, किसी का भी घर सर्च कर सकती है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू मिलिट्री काम करे ये जरूरी नहीं है। तो इस तरह की चीजें जो है वहां पर देखने को मिली। ये जो आफ्सपा लगा, लोग पहले ही बहुत ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ थे, और आफ्सपा लग जाने के बाद लोगों का रिसेंटमेंट कई गुना बढ़ गया। लोग और ज्यादा तंग होने लगे, लोग और ज्यादा गुस्सा होने लगे, लोग फ्रस्ट्रेट हो गए, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ, बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस भी हैं जहां पर आर्मी के लोगों ने भी नशे में या कैसे भी कुछ कुछ अत्याचार लोगों पर किए, उनसे हो गए, और ऐसे में लोगों को जस्टिस नहीं मिला। जैसे कोई आर्मी का बंदा खड़ा है और उसके किसी लोकल आदमी से बहस हो गई और आर्मी वाले ने उसको गोली मार दी और वो इनोसेंट था। लोगों ने कहा कि जी आर्मी वाले ने इनोसेंट आदमी को मारा, लेकिन जो कानून बने हुए थे उसके तहत उस आर्मी वाले को कोई सजा नहीं मिली, जिससे पूरे के पूरे गांव की रिसेंटमेंट बढ़नी शुरू हुई अगेंस्ट द मिलिट्री फोर्सेस। इसमें कई मूवीज भी बनी हुई है। एक भारत के अंदर मूवी बनी थी शौर्य, भारत में एक मूवी बनी थी शौर्य। अगर आप मेरी इस बात को समझना सुनना चाहते हैं तो इस मूवी को जरूर देखिएगा, ये मूवी बहुत अच्छी है। इससे आपको आफ्सपा का मीनिंग काफी हद तक समझ में आएगा। तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वायलेंस हुआ था 1990s के अंदर, और 1990 के अंदर जो प्रेसिडेंट रूल लगा वो अगले 6 साल तक रहा। 6 साल प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद जो लोग थे वो भी काफ़ी परेशान हो गए थे। 1996 में फिर से चुनाव हुए, असेंबली इलेक्शंस हुए थे 1996 में। फारूक की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो फिर से जीतती है चुनाव, और इस बार उनका चुनावी मुद्दा था रीजनल ऑटोनॉमी, फिर से स्वायत्तता का मुद्दा लेकर वो सामने आए। हालांकि पूरे भारत के अंदर जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में उनकी इस बात का बड़े लेवल पर बड़े भारी तरीके से क्रिटिसिज्म हुआ। ये माना गया कि गलत डिमांड रख रहे हैं, स्वायत्तता की डिमांड कर रहे हैं, क्या कश्मीर को अलग करना चाहते हैं, क्या डिमांड है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने बहुत बार अपने बड़े सारे वीडियोस में ये बताया है कि वो भारत से कश्मीर को अलग नहीं करना चाहते, वो केवल अपनी कश्मीरियत को बचाना चाहते हैं। किसी का कोई भी लॉजिक हो सकता है, किसी का कुछ भी कहना हो सकता है, लेकिन असल बात यह है कि उन्होंने डिमांड की थी रीजनल ऑटोनॉमी, और उसके बेसिस पर उन्होंने 1996 का इलेक्शन जीता था। और ये माना जाता है कि ये वाला जो 1996 का इलेक्शन था ये भी काफी हद तक फ्री एंड फेयर था। लेकिन इस इलेक्शन के अंदर जो ऑपोजिशन थी, ऑपोजिशन की पार्टी थी हुरियत। हुरियत ने इस इलेक्शन को बॉयकॉट किया था। तो इलेक्शन को बॉयकॉट करने की वजह से हुरियत ने, जो मेन ऑपोजिशन पार्टी थी, उसने चुनाव में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो इस वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस के साथ मिलकर जीतना काफी हद तक तय था, और इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस वो चुनाव जीत जाती है और फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर प्रधानमंत्री बन जाते हैं। 2002 में फिर से इलेक्शंस होते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है पीडीपी और कांग्रेस के अलायंस के द्वारा। मतलब समझिए इस बात को, 1996 का चुनाव हुआ, फारूक अब्दुल्ला जो है वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं। 2002 में जो चुनाव हुआ
यहां पर एक ऑपोजिशन पार्टी आती है जिसका नाम था पीडीपी। पीडीपी पीडीपी प्लस कांग्रेस चुनाव जीत जाते हैं। तो दोनों कहते हैं अब क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा थी वो 6 साल के लिए थी, 6 इयर्स के लिए थी। तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि 3 साल तुम्हारा चीफ मिनिस्टर रहेगा और 3 साल चीफ मिनिस्टर रहेगा हमारा। तो 2002 से लेकर 2005 तक पीडीपी का मुख्यमंत्री कौन? मुफ्ती मोहम्मद सैयद। मुफ्ती मोहम्मद सैयद ये बने थे चीफ मिनिस्टर। और 2005 से लेकर 2008 तक कांग्रेस के गुलाम गुलाम नबी आजाद ये बने थे मुख्यमंत्री। तो पहली बार आपने सुना होगा, पहली बार अगर असली तरीके से ताकत आई, किसी और पार्टी ने चुनाव जीता, तो वो 2002 ही था। इससे पहले तो शेख और फारूक ही लगे हुए थे, वही सत्ता में आते थे। हालांकि कांग्रेस की मदद से कई बार बख्शी, सादिक ये लोग भी सत्ता में आए हैं, लेकिन फिर भी बख्शी आए, सादिक आए 1984 से और 1986 के बीच में। जब इंदिरा गांधी ने 1984 में फारूक को हटाया था, तब भी फारूक अब्दुल्ला का कजन ब्रदर जो है वो चीफ मिनिस्टर बना था कांग्रेस की मदद से। तब जब इस्लामाइजेशन बहुत ज्यादा हुआ था, तो यही कुछ एरियाज थे जहां पर कोई और चीफ मिनिस्टर बना था, लेकिन वो सारे कांग्रेस की मदद से बने थे। लेकिन असली जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स के अंदर से कोई व्यक्ति निकलकर चीफ मिनिस्टर बना हो पहली बार, एनसी चुनाव हारी हो, तो वो कब था? वो था मुफ्ती मोहम्मद सैयद के टाइम में। ये वाला वो दौर था 2002 से लेकर 2008 तक का। तो 2002 के इलेक्शंस हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्लेस कर दिया पीडीपी और कांग्रेस के अलायंस ने, दोनों ने मिलकर जो है सरकार बनाई। 2002 से 2005 तक मुफ्ती मोहम्मद सैयद जो हैं वो चीफ मिनिस्टर रहे। 2005 से 2008 गुलाम नबी आजाद जो हैं वो चीफ मिनिस्टर रहे। लेकिन 2008 के अंदर फिर से प्रेसिडेंट का रूल लगा दिया गया। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है अमरनाथ अमरनाथ लैंड रो के बारे में। एक कंट्रोवर्सी आ गई थी। अमरनाथ मंदिर जो है जम्मू कश्मीर में स्थित, उसको जमीन अलॉट की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर, कांग्रेस के कहने पर, जिसकी वजह से कश्मीर में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ था, पत्थरबाजी शुरू हो गई थी। इस वजह से गुलाम नबी आजाद समय से पहले उनका इस्तीफा और प्रेसिडेंट रूल जो है वो 2008 में अप्लाई कर दिया गया। और 2008 में वैसे भी चुनाव होना ही था। 2008 में फिर उसके बाद चुनाव कंडक्ट किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर से चुनाव जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। और ओमर अब्दुल्ला जो है, तीसरी पीढ़ी आ गई, ओमर अब्दुल्ला, तीसरी पीढ़ी फारूक के बेटे ओमर अब्दुल्ला, वो बने यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर। वो जम्मू कश्मीर के इतिहास के यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बने। कब? 2008 में। लेकिन ये जो डिस्टरबेंसेस हैं ये फिर भी चलती रही हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के द्वारा। एक और पार्टी हुर्रियत, हुर्रियत का जो एजेंडा था, हुर्रियत का एजेंडा, इनको हम लोग सेपरेटिस्ट बुलाते हैं, सेपरेटिस्ट्स। इनकी सबसे बड़ी डिमांड क्या है? इनकी सबसे बड़ी डिमांड है प्लेबिसाइट। और ये लोग ये मानते हैं कि जब प्लेबिसाइट कंडक्ट होगा तो कश्मीर बनेगा एक इंडिपेंडेंट कंट्री। ये कश्मीर को इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने के फेवर में है। इसलिए हुर्रियत के ज्यादातर नेता जो हैं वो जेल में होते हैं। अरे भाई, जम्मू कश्मीर अब भारत का अभिन्न अंग बन चुका है। आप लोग इस फैक्ट को स्वीकार क्यों नहीं करते? और नहीं करना, अगर जम्मू कश्मीर को आप एक सेपरेट कंट्री बना भी दोगे तो वो चाइना, भारत को फिर भी छोड़ दो, ये चाइना और पाकिस्तान के बीच में होगा। वो चाइना कभी नहीं छोड़ेगा। आप आपको भारत के साथ मिलना ही आपका एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ये बात पॉलिटिकली हमें समझनी चाहिए, कश्मीरियों को भी समझनी चाहिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को भी समझनी चाहिए कि अगर वो भारत के साथ सस्टेन करते हैं, रहते हैं, तो यही उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और दूसरी बात ये है कि भारत एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है।
आपको बोलने की आज़ादी है, पूरे भारत में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। ये दोनों चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ और डेमोक्रेसी ना तो आपको चाइना में मिल सकती है। आपके कल्चर की ऐसी कल्चर को इतना प्रोटेक्ट करना, क्या ये चाइना या पाकिस्तान कर सकता है? आपके कल्चर की वैल्यूज़ कर सकता है? पाकिस्तान के यहाँ किस और जगह के कल्चर को प्रोटेक्ट किया गया है? हर जगह कल्चरल एलिनेशन चलता है पाकिस्तान में। और सेम केस विद चाइना। और इंडिपेंडेंट रहना आपके लिए बहुत मुश्किल है। परिस्थितियां ऐसी हैं कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का भी आज के टाइम में नामो निशान, जब हम 2026 की बात करते हैं, लगभग समाप्त हो चुका है। क्योंकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो अब जम्मू कश्मीर के पास इंडिपेंडेंट रहने का कोई ज्यादा बड़ा ऑप्शन बचा नहीं है। 2014 में फिर से इलेक्शंस होते हैं और इन इलेक्शंस में मुफ्ती मोहम्मद सैयद की जो पार्टी है पीडीपी, वो और बीजेपी मिलकर सरकार बनाते हैं। दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन पीडीपी जीत जाती है। क्या हुआ था इन चुनाव के अंदर? 2014 के चुनाव के अंदर जम्मू रीजन के अंदर बीजेपी जीत जाती है और कश्मीर रीजन के अंदर पीडीपी जीत जाती है। जम्मू में बीजेपी और कश्मीर में पीडीपी। और जब ये दोनों पार्टियां जीत जाती हैं तो क्या है कि अकेले दम पर कोई भी सरकार नहीं बना सकती। और कहीं ना कहीं पीडीपी जो है वो भी सॉफ्ट सेपरेटिस्ट पार्टी है, सॉफ्ट सेपरेटिस्ट पार्टी, हार्ड लाइनर नहीं। सॉफ्ट सेपरेटिस्ट का मतलब यह है, पीडीपी ये कहते हैं भाई चुनाव करवा के देख लो, अगर इंडिपेंडेंट के लिए लोगों ने वोट कर दिया तो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, नहीं तो भारत के साथ तो चल ही रहा है। कहीं ना कहीं ये सोच में रिफ्लेक्ट होता है। और बीजेपी जो है ये स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट पार्टी है। ये कहते हैं, इनका ये कहना है कि चुनाव करवाने के बारे में तुमने सोच भी कैसे लिया। इनफैक्ट मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं ही बार बार चुनाव बोल रहा हूँ, हो सकता है मेरे पे ही केस दर्ज कर दे। भाई चुनाव का तुम ऑप्शन ही क्यों दे रहे हो? मैं नहीं दे रहा हूँ, ये खुद दे रहे हैं जिनके साथ मिलकर आपने सरकार बनाई। ये सॉफ्ट सेपरेटिस्ट पार्टी और ये स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट पार्टी है। इनमें एक ही चीज कॉमन है दोनों में, शून्य। लेकिन फिर भी दोनों ने काफी हद तक सोचकर कुछ महीनों के बाद 2015 के अंदर दोनों ने मिलकर सरकार बनाई कि क्या पता मिलकर कुछ हो जाए। और उसके कुछ समय के बाद मुफ्ती मोहम्मद सैयद की डेथ हो जाती है, तो महबूबा मुफ्ती जो है वो बन जाती है पहली विमेन चीफ मिनिस्टर। तो 2015 में कौन चीफ मिनिस्टर बना? 2015 में चीफ मिनिस्टर बनी महबूबा मुफ्ती मोहम्मद। महबूबा मुफ्ती जो है वो फर्स्ट सीएम बनती हैं 2015 के अंदर। पीडीपी पार्टी की महबूबा मुफ्ती जो है वो महबूबा मुफ्ती ये बन जाती हैं चीफ मिनिस्टर और जम्मू कश्मीर की पहली विमेन चीफ मिनिस्टर। तो महबूबा मुफ्ती के टेन्योर के अंदर फिर से टेररिज्म, यानी 2016 के अंदर भी टेररिज्म फिर से फैलना शुरू होता है। लोग कहीं ना कहीं कश्मीर का एक एक तबका जो है वो इनसे खफा था। ये सॉफ्ट सेपरेटिस्ट नेचर के हैं और बीजेपी स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट के। तो इनकी जो जमीन है वो खत्म होनी शुरू हुई इस बिना पर कि आप क्या किया आपने, आप बीजेपी के साथ मिलकर आपने सरकार बनाई, तो ये आपने बहुत गलत किया। तो इनका जो पॉपुलर बेस था वो कहीं ना कहीं खत्म होना शुरू हुआ। और इस चक्कर में टेररिज्म के एक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट हुए और एक्सटर्नल और इंटरनल टेंशंस जो हैं इस एरिया में फिर से बढ़नी शुरू हुई। एक्ट्स ऑफ टेररिज्म फिर से स्टार्ट हुआ, स्टोन पेल्टिंग फिर से शुरू हुई। कहीं ना कहीं बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे देखने को मिले जहां पर कोई छोटे मोटे चुनाव, सरपंची के चुनाव हो रहे हैं, तो वहां पर जो किसी एक कम्युनिटी के लोगों को या ऑपोजिशन की सरकार को या किसी एक पर्टिकुलर लोगों को गोली मारने शुरू की या थ्रेटन करना शुरू किया कि आप चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। यानी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सबवर्ट करने की कोशिश की जा रही थी। तो इसीलिए जून 2018 में प्रेसिडेंट रूल फिर से अप्लाई कर दिया गया जम्मू कश्मीर में। फिर से प्रेसिडेंट रूल लगाया गया। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने पीडीपी से जो समर्थन था वो वापस ले लिया। तो कहीं ना कहीं ये दिमाग में आया कि क्या फिर से डेमोक्रेसी सबवर्ट होगी जम्मू कश्मीर में? क्या ये बीजेपी का एक्शन गलत है?
क्या दोबारा चुनाव हो पाएंगे? लेकिन बीजेपी ने एक सोची समझी साजिश के तहत ये किया था। प्रेसिडेंट रूल को वहां अप्लाई कर दिया गया और चुपके से 5 अगस्त 2019 को, जब किसी ने सोचा भी नहीं था, तो पार्लियामेंट के अंदर आर्टिकल 370 जो है वो अप्लाई कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया और जम्मू और कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पास कर दिया गया। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास कर दिया गया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर का जो एरिया है उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया। एक यूनियन टेरिटरी यानी जम्मू और कश्मीर की जो स्टेट है, इसको 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया। एक था यूटी ऑफ जम्मू और कश्मीर, दूसरा था यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। इन दो के अंदर इसको डिवाइड कर दिया गया। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर विद लेजिस्लेचर बनाया गया। विद लेजिस्लेचर का क्या मतलब है कि यहाँ पर होंगे चीफ मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और दूसरी तरफ यूटी ऑफ लद्दाख के अंदर विदाउट लेजिस्लेचर, यानी यहाँ कोई चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, यहाँ कोई चीफ मिनिस्टर नहीं होगा और ना ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। ये पूरे तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होगा। अभी रिसेंटली आपने सोनम वांगचुक का नाम सुना होगा। वो लद्दाख के अंदर स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं कि इसे स्टेट बना दिया जाए। जैसे पहले ये स्टेट हुआ करती थी जम्मू कश्मीर की, तो वो चाहते हैं कि लद्दाख को स्टेट बनाया जाए। और दूसरा वो ये भी चाहते हैं कि लद्दाख को 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया जाए। ये दोनों डिमांड्स अभी तक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं की हैं। और जम्मू कश्मीर का जो ये वाला हिस्सा है विद लेजिस्लेचर, इसमें रिसेंटली 2024 में, 2019 के अंदर इसे बनाया गया, 2019 से 24 तक नहीं, 2024 के अंदर इसमें फिर से इलेक्शंस हुए थे। और इस बार के इलेक्शंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ जम्मू कश्मीर पार्टी जीतती है और ओमर अब्दुल्ला जो हैं वो फिर से चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। लेकिन ओमर अब्दुल्ला के चीफ मिनिस्टर बनने के बावजूद भी ज्यादा पावर्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही हैं। क्यों? क्योंकि अब जम्मू कश्मीर जो है वो एक यूनियन टेरिटरी है। अगर चीफ मिनिस्टर है भी तो भी उसकी कोई बहुत ज्यादा पावर्स नहीं है। So UT of J&K and UT of Ladakh was created. J&K Ladakh लिविंग एग्जाम्पल्स ऑफ प्लूरल सोसाइटी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। जम्मू के अंदर हिंदूज ज्यादा रहते हैं, फुट हिल्स के अंदर है, कल्चर बिल्कुल अलग है। कश्मीर वैली का एरिया है, कश्मीरियत वहां पर रहती है। वहां पर कश्मीरी पंडित्स और कश्मीरी मुस्लिम्स मिलकर रहा करते थे किसी जमाने में। उनका कल्चर टोटली डिस्टिंक्ट है, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है। और तीसरा आता है लद्दाख, बुद्धिस्ट है। ऐसा आपको किसी और राज्य में भारत के देखने को मिलता है? अगर जम्मू कश्मीर के राज्य को आप इकट्ठा लेकर चलें तो क्या आपको ऐसा कहीं और देखने को मिलता है? पंजाब में सिख हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक, दाएं बाएं सारे एरिया में सिख हैं। अगर और कम्युनिटीज हैं तो बीच में मिक्स्ड है। राजस्थान के अंदर जो कम्युनिटी है या मध्य प्रदेश में जो है, सब मिक्स होके रहते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, हर तरह के लोग रहते हैं और जोग्राफिकली भी डिस्टिंक्ट कई कई पर रहते हैं, और बुद्धिस्ट भी एक बहुत ज्यादा नंबर्स में रहते हैं। तो ऐसी प्लूरलिस्टिक सोसाइटी आपको जम्मू कश्मीर के अलावा शायद भारत तो क्या दुनिया में भी किसी और स्टेट में ऐसी प्लूरलिस्टिक सोसाइटी आपको ना देखने को मिले। एक प्लूरल सोसाइटी है। अब जो प्लूरल सोसाइटी है उसको, उसका ध्यान भी तो वैसे ही रखना पड़ेगा ना, किसी एक तरीके से तो उसका ध्यान नहीं रख सकते हैं। तो उनको कुछ हद तक ऑटोनॉमी या कुछ हद तक उनको अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए आप दे भी तो सकते हो। तो इसीलिए कहा जाता है रिलीजियस कल्चरल लिंग्विस्टिक एथनिक ट्राइबल डाइवर्सिटीज प्लस पॉलिटिकल एंड डेवलपमेंट एस्पिरेशंस सॉट टू बी अचीव्ड। और इसीलिए ये कोशिश है कि रिलीजन भी बरकरार रहे, कल्चर भी उनका बरकरार रहे, लैंग्वेज भी उनकी बरकरार रहे, एथनिसिटी जीने का तरीका, पुराने ट्रेडिशंस ये भी बरकरार रहे, ट्राइबल डाइवर्सिटी, पहाड़ी इलाका है, बहुत सारे आदिवासी जनजातियां भी वहां रहती हैं, उनका भी रहने का तरीका वहां बरकरार रहे। और फिर पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी वहां होना चाहिए, स्कूल कॉलेज भी बनने चाहिए, और पॉलिटिक्स के अंदर डेमोक्रेसी भी रहनी चाहिए। इतना कुछ आपने अचीव करना है
अपने जम्मू कश्मीर के अंदर। लड़िए मत, मिलकर चलिए, डेमोक्रेसी को और ताकतवर बनाइए। इस तरीके से आप कश्मीर की रीजनल एस्पिरेशंस के ऊपर खरे उतर सकते हैं। जिम्मेदारी केवल कश्मीर के लोगों की नहीं है, जिम्मेदारी भारत की सरकार की है, हम लोगों की है। हम लोग जो कश्मीर का पार्ट नहीं है, हम लोग जब किसी कश्मीरी से मिले तो हम लोगों को उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, अच्छे तरीके से ग्रीट करना चाहिए, और हमें ये मानना चाहिए कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, और हमारे को उसकी प्लुरलिस्टिक नेचर, उसकी डाइवर्सिटी, उसको एडमायर करना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए। और हमें खुश होना चाहिए कि हमारा देश इतने बड़े दिल का है कि ऐसी डाइवर्सिटीज और एथनिसिटीज हमारी कंट्री के अंदर सब मिलकर रहती हैं। तो इस तरह के एटीट्यूड को हमें अपनी जनरेशन्स के अंदर भी ट्रांसफर करने की ज़रूरत है। तो आई होप कि आपको जम्मू कश्मीर का ये जो टॉपिक है ये अच्छे से समझ आ गया होगा, और आप लोगों को केवल बुक के हिसाब से ही नहीं, एक आपका जो पर्सपेक्टिव है वो भी बेटर हुआ होगा जम्मू कश्मीर के रिगार्डिंग। अगले वीडियो में हम लोग इसी तरह की चर्चा करेंगे हमारे एक और स्टेट के बारे में जिसका नाम है पंजाब, जिसकी कहानी भी इतनी ही इंटरेस्टिंग है। आई होप कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो तक हम आपसे इजाज़त लेते हैं। जय हिंद।